Hello students, welcome to my channel Easy Maths by Soumya. In this video today, we are going to discuss and analyze the previous year questions of your class 10 board exam held by CBSE, and we will also discuss the sources of the question that comes in the exam and what sources we need to refer and in what steps do we need to write the exams, the answers, so that we can get more marks. So let's start. As you can see here, I've written the year 2019. So means I'm going to discuss the questions of 2019 class 10. Here I've written the chapter real number. It means I have divided the questions into chapters. I want to analyze the questions. I want to look at each and every question from a single chapter at a time. So I have divided the questions chapter wise. Means in this video I'd like to discuss all the questions of real number first chapter that came in your 2019 boards. Also you can see I have divided the questions of the said chapter into its type of questions. I will discuss 1 marker questions first. After that I'll discuss 2 marker questions, and later I'll discuss the 3 marker questions. So I also want to tell you one extra thing, that is in the year 2019 I have checked almost 5 types of questions that come with 5 codes as set by CBSE, and in each type of question, in each set of question, you will see the questions, the mark range from 5 to 6 from the chapter. I mean chapter 1 का 2019 के एग्जाम्स में 5 या 6 मार्क के ही क्वेश्चन आए थे, एंड उसमें से कोई भी 4 मार्कर का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं आया. इट वॉज ऑल फ्रॉम 1 मार्कर, 2 मार्कर एंड 3 मार्कर. ठीक है, तो आज हम सीरियली वो सब सारे क्वेश्चंस को सिक्वेंशियली देखेंगे. कौन से क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है, क्या लिखने से हमको अच्छा मार्क मिलेगा, CBSE का इवैल्यूएशन स्कीम क्या कहता है, and everything else. So let's start. So here I've written questions carrying 1 mark each. So here we will discuss the 1 marker questions first. Normally 1 mark के question आपके question set में सेक्शन A में आते हैं. जो सेक्शन A में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव हैं. बहुत सारे चैप्टर से गुल मिला के क्वेश्चंस आते हैं. इधर हमने सिर्फ रियल नंबर को ही काउंट किया हुआ है. तो सी रीड द क्वेश्चन. फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3. आई हैव रिटन द क्वेश्चन अगेन हियर. फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3. ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है. इस चीज़ का ऐसा क्वेश्चंस हमने क्लास 9 पे भी पढ़ा था. कैसे पढ़ा था? हमने विजुअलाइज करना सीखा था नंबर लाइन पे. विजुअलाइज ऑन द नंबर लाइन, ये हमने क्लास 9 पे पढ़ा था ऑलरेडी. दो इरेशनल नंबर के बीच में हाउ डू यू फाइंड अ रेशनल नंबर. ठीक है, सेम प्रोसेस पे करना है. बहुत ही इजी सवाल है, आप आराम से 1 मार्क पा सकते हो इससे. सो √2 and √3 के बीच में लाना है. तो फर्स्ट व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू सी इसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा है. √2 का डेसिमल वैल्यू है 1.414 एंड इट कंटिन्यूज. We normally take into account 3 digits. Okay, it is 1.414. थोड़ा मिस हो गया. ठीक है, चलो. तो ये इसका जो डेसिमल एक्सपांसन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है. सो √3 का क्या है, 1.732 इज द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ द √3. तो अगर इन दोनों के बीच में मुझे एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है मतलब इसका डेसिमल एक्सपांसन या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, तो नॉर्मली आई लेट मी टेक अ नंबर 1.5. ये 1.4 है, ये 1.7 है. तो इन दोनों के बीच में 1.5 एक नंबर आएगा, राइट. अगर मैं 1.5 ही बस लिखती हूँ, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, इसका डेसिमल एक्सपांसन ये आगे स्ट्रेच नहीं हो रहा. इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर भी है. सो यू गेट द क्वेश्चन. How do you solve it? By taking the decimal expansion of both the numbers, जिनके बीच में आपको नंबर फाइंड आउट करना है. इधर लेट मी गिव यू सम एक्स्ट्रा डोज. मैं आपको इधर ना ये जो √2 है, √3 है, √4 है,
√5 है, वो सबका डेसिमल एक्सपांसन कितना होता है अप्रोक्सीमेटेड टू 3 डिजिट्स बता देती हूँ, सो दैट ये आपको याद रखने में आसानी होगी एंड इस चीज़ को आप भूलना नहीं है। नॉर्मली अगर इतना का आप जान लोगे, बाकी सारे आप कर सकते हो, और बाकी जो आप नहीं कर पाओगे ना, वो आपको क्वेश्चन में आएगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व करता है। तो इसका वैल्यू कितना हुआ अभी मैंने बताया 1.414 अप टू 3 डिजिट्स। इसका वैल्यू कितना आता है 1.732 अप टू 3 डिजिट्स। इसका कितना आता है 2 है, अब 2 का स्क्वायर ही 4 है, तो √4 का वैल्यू 2 ही हुआ। √5 का कितना वैल्यू आता है, 2 के बाद में ही आता है ऑब्वियसली 2.236। √6 का आता है 2.449। √7 का आपका आता है 2.645। ये सब अप टू 3 डिजिट्स को आपको याद रखना है, बाकी लंबा आपको याद नहीं रखना है। सेकेंड 2.828, √8 का वैल्यू, √9 का वैल्यू आपको पता है 3, एंड √10 का वैल्यू है 3.162 अप टू 3 डिजिट्स। ये 10 नंबर आपको डिफिकल्ट हो गए, बट बार बार अब अगर आप पढ़ लोगे आपको आराम से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया कैसा क्वेश्चन, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, एंड बस इतना लिख देने से ही ना आपको स्ट्रेट 1 मार्क मिल जाएगा। 1 मार्क क्वेश्चन है, अभी आप बोलोगे स्ट्रेट 1 मार्क तो मिलेगा ही। आई विल टेल यू आगे कि कहाँ कहाँ कितने कितने मार्क्स अलर्ट होते हैं आपके। तो नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन हियर इज, if HCF or highest common factor, or you can say GCD greatest common divisor, of 336 and 54 is 6, then find the LCM of 336 and 54. See इधर मैंने लिखा हुआ है NCERT indirect। इसका मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन उन्होंने पिक किया है NCERT से, बट थोड़ा ट्विस्ट करके ही पिक किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएगा, बट एकदम से ऐसा नहीं लिखा है, थोड़ा सा अलग लिखा है, बट ये जो नंबर्स हैं इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका आप आंसर कैसे करोगे, इधर में हमको क्या याद करना है। क्वेश्चन में दिया है HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 6। हमको क्या फाइंड आउट करना है, LCM। तो फिर HCF और LCM के बीच में और बाकी नंबर्स के बीच में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, याद करो क्या रिलेशन था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, मतलब जो भी 2 नंबर के आप HCF या LCM लेते हो, वो HCF एंड LCM दोनों को मल्टीप्लाई करने से जितना आता है, वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से भी आंसर उतना आता है, ठीक है। फिर आपका LCM कितना आएगा, इम्प्लाइज LCM कितना आएगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय यू HCF, है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये दोनों आते हैं, तो फिर LCM के लिए हमको HCF को लेके उधर डिवाइड करना है, तो मुझे क्या मिला, LCM का वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। तो मुझे LCM निकालना है किन दोनों नंबर के, 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाय वो दोनों नंबर का HCF कितना है 6। ये देखो मैंने जो आपको बोला था पूरा 1 मार्क एंड आधा आधा मार्क की क्या कितना मार्क कहाँ पे मिलता है, ये 2 लाइन के लिए ना आपको स्ट्रेट आधे मार्क मिल जाएंगे। CBSE में स्टेप मार्किंग होता है, एंड ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, दिस इज फ्रॉम द इवैल्यूएशन स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन गिवन बाय CBSE। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिखाना, ये लिखना है दैट LCM इज इक्वल टू 336 इंटू 54/6। कुछ तो कैलकुलेशन आपको करना है ना, आप एकदम से आंसर निकाल के तो नहीं लिख सकते हो, कुछ तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। ये अगर लिख दिया या फिर ये दोनों लिख दिए तो आपको आधा मार्क मिल जाएगा, और बाकी आधा मार्क आपको कहाँ मिलेगा, आंसर में। ये देखो 6 एंड 54 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, आंसर कितना आया 9। तो अभी आई हैव टू मल्टीप्लाई 336 विथ 9 एंड आई गेट 3024 एज द आंसर, एंड इसका आपको बाकी आधा मार्क मिलेगा। ये ध्यान रखना, नॉर्मली 1 मार्कर एंड 2 मार्क के क्वेश्चन में आंसर में ही सिर्फ हाफ मार्क होता है या फिर 1 मार्क होता है। तो आप स्टेप सही करो तो आपको आधे मार्क मिलेंगे,
लेकिन आंसर अगर गलत कर दिए तो आपका आधा मार्क या 1 मार्क पूरा वहीं पे कट जाएगा। और अगर स्टेप सही नहीं करके आंसर भी आप कैसे करके ठीक आपका निकल आता है, बट आप स्टेप में कुछ गलती किए हो, तो भी आपको हाफ मार्क या आधा मार्क मिल ही जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Okay, find after how many places the decimal form of the number 27 divided by 2 to the power 3 multiplied by 5 to the power 4 multiplied by square of 3 will terminate। ये क्वेश्चन कहाँ से उन्होंने पिक किया है? एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो आपका बुक आता है उन्होंने वहाँ से पिक किया है, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर में है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आंसर करते हैं। Find after how many places the decimal form of this number will terminate। Okay, तो चलो ये फ्रैक्शन में पहले लिख देती हूँ। नंबर ये जो है हमारा इंटू स्क्वायर ऑफ 3, ये जो नंबर है देखो, इसको देख के अगर कोई इसके अंदर नहीं गया ना, क्वेश्चन को समझा नहीं, पहले ही इसको देख के बोल देगा कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि हमको कंडीशन क्या पता था टर्मिनेशन का, अगर उसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n में हो, मतलब जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो सिर्फ उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 होगा, या फिर सिर्फ 5 होगा, या फिर सिर्फ यही दोनों होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा नंबर आया तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। इसका एक एक्स्ट्रा नंबर है, दैट इज स्क्वायर ऑफ 3। तो कोई फर्स्ट लुक में ही इसको देख के बोल देगा कि ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ओके, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। अभी देखो 27 को आई कैन फैक्टराइज इनटू 3 टाइम्स मल्टीप्लाइंग द 3, सो नीचे क्या हो गया अभी 5 टू द पावर 4 इंटू स्क्वायर ऑफ 3। ओके, अभी स्क्वायर ऑफ 3 के साथ में आई कैन कैंसल आउट 2 3s ओवर हियर, तो ऊपर कितना रहा अभी 3 इंटू, देखो नीचे का 3 कैंसिल हो गया, अभी नीचे कोई 3 नहीं है, अभी सिर्फ 2 एंड 5 ही है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। तो अगर इतना स्टेप आपने कर दिया, आपको हाफ मार्क इधर ही अलॉट हो जाता है। ठीक है, एंड अभी आंसर निकालना बाकी है, ये हाफ मार्क में ही हमारा आंसर खत्म नहीं होता है, आपको आंसर निकालना बाकी है कितने प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट होगा। इसका एक ट्रिक है, जो भी हाईएस्ट पावर होगा, 2 हो या 5 हो, जो भी हाईएस्ट पावर होगा उतने ही प्लेसेस के बाद में ये टर्मिनेट होगा। ये आपको याद रखना है, जितना भी उसका नंबर हो, जो भी हाईएस्ट पावर होगा उतने प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट होगा। ये आपका कितने प्लेसेस पे टर्मिनेट होगा 4, तो ये जो फ्रैक्शन है उसका डेसिमल एक्सपांसन 4 प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके डिनोमिनेटर में ऐसा एक नंबर होता तो ये कितने प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट होते हैं 7 प्लेसेस के बाद में, जो भी हाईएस्ट पावर होगा उतने प्लेसेस के बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया? अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम फैक्टर्स। ये देखो सेम क्वेश्चन, एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम फैक्टर्स। ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन अ स्पेसिफिक सोर्स फॉर इट। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। 429 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम फैक्टर्स लिखना है। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि 429 को हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना है। ठीक है, आप सबको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है, बहुत ही क्यूट सा वे है इसका, इसको ट्री में प्राइम फैक्टराइज करने का। ठीक है, तो हम ट्री में जैसे ही करते हैं, फिर उसके बाद में वी विल राइट 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो आपको पहले चेक करना है वो जो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ये नहीं होगा क्योंकि इसके राइट लास्ट प्लेस में 9 है, तो वी विल चेक फॉर 3 नाउ। सी हाउ टू चेक, 9 + 2 11 + 4 15, इसका मतलब ये नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, so we will divide it by 3 as 3 is a prime number, I am circling the number। उसके बाद में ये कितना आएगा 143। 143 is not a prime number, it's a composite number, and इसके जो दोनों फैक्टर्स होंगे it will be divisible by 11, and डिवाइड करने के बाद में I'll get
13 as the quotient, and 13 is also a prime factor. So how do I write 429 now? 3 into 11 into 30. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसका स्ट्रेट 1 मार्क है, ठीक है, ये ट्री करने का आपको मार्क नहीं मिलता। ये बहुत क्यूट सा वे है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। अभी चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी द क्वेश्चन, HCF of two numbers a and b is 5 and their LCM is 200. Find the product AB. मैंने क्वेश्चन इधर वापस से लिख दिया है अपना। HCF of two numbers a and b is 5 and their LCM is 200. Find the product. आपको मैंने ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर बताया था। That what is the formula? Product of two numbers is equal to HCF multiplied by LCM. ठीक है, तो दोनों नंबर हमको क्या क्या दिया है? A इंटू बी इज इक्वल टू HCF है 5 इंटू LCM है कितना? 200। तो ए बी कितना हुआ? 200 इंटू 5 आपका कितना होता है? 1000। आराम से आपको प्रोडक्ट मिल गया, यू गेट स्ट्रेट 1 मार्क। इसको भी दे कैन डिवाइड इन द फॉर्म ऑफ हाफ एंड हाफ बिकॉज दिस फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप आधा लिखो या आधा नहीं लिखो, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज स्ट्रेट फ्रॉम द CBSE का एवेल्युएशन स्कीम। जो स्कीम वो लोग टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं to check the copies and to search for that particular information in an answer. अगर वो information नहीं रहा तो there are chances कि आपके मार्क डिडक्ट हो सकते हैं। एंड नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए it will take less than 1 minutes. To write even this 3 lines it will take less than 1 minutes. So why not write and why miss the chance of getting a good impression by the evaluator? ठीक है, let's go to the next question. Question number 6. क्या है क्वेश्चन आपका? Find a rational number between √2 and √7. √2 और √7 के बीच में दो रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एक वैसा ही क्वेश्चन बताया था एंड आई हैड ऑल्सो गिवन यू द वैल्यूज अप टू 10। अभी √1 का वैल्यू कितना है बताओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में, ईजी है। ओके, सो किस किस के बीच में हमको फाइंड आउट करना है? √2 के और √7 के। √2 का वैल्यू कितना हुआ? 1.414, √7 का 2.645. So here I am writing √2 is equal to 1.414, √7 is equal to 2.645. तो फिर ये दोनों के बीच में 2 एक नंबर आपको आराम से मिल ही जाएगा, है ना, और कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। 2 इज अ रेशनल नंबर, वो भी हमको पता है। आराम से यू गेट अ नंबर 2। और अगर आपको 2 नहीं भी लिखना है तो भी यू कैन राइट 1.5, यू कैन राइट 2.1, यू कैन राइट 2.2। वैसे बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यू टेक दैट इज अ रेशनल नंबर। सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आराम से इसमें से आपको 1 मार्क मिल ही जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 7th क्वेश्चन। ओके, so the question is, write the number of zeros in the end of a number whose prime factorization is this. एक आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है 2 to the power 2 into 5 to the power 3 into 3 to the power 2 into 17। तो बेसिकली हमको एक नंबर दिया है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। हमको फाइंड आउट करना है वो नंबर के एंड में कितने जीरोज हैं। तो नॉर्मली कितने जीरोज होते हैं कैसे पता चलता है? कितना टाइम आपने 10 को मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर आपने 10 को 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है उसके एंड में 3 जीरोज होंगे। अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है उसके एंड में 2 जीरोज होंगे। तो इधर हमको बेसिकली यही फाइंड आउट करना है कि हमने 10 कितनी बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। और 10 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ इट मीन्स 2 into 5। तो जितना बार आपने 2 into 5 का सेट मल्टीप्लाई किया है उतना ही बार आपने 10 मल्टीप्लाई किया है। तो अगर मैं उस प्राइम फैक्टराइजेशन को ऐसे लिखूं तो अभी आपको मिल गया ना कितनी बार 2 into 5 मल्टीप्लाई हुआ है, कितनी बार हुआ है? 2 times into 5, सॉरी 17 है। सो आपके एंड में कितने जीरोज आएंगे? 2 जीरोज। राइट,
क्योंकि दिस मीन्स 2 to the power 2 times I multiplied 10, that is 10 to the power 2 into square of 3 into 17 into 5. तो एंड में कितने जीरोज आएंगे? 2 जीरोज आएंगे। ठीक है, अभी 1 मार्कर आपका खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट हम 2 मार्क वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड जो आपके नॉर्मली 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर में कौन से सेक्शन में आते हैं? सेक्शन बी में। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ऑप्शनल, तो आपको एनीवन पिक करना है, जो आपको इजी है वो आप कर लोगे। एंड मैंने लेकिन सारे क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं फॉर सॉल्विंग देम। ओके, so the question is find the HCF of 1260 and 7344 using Euclid's algorithm। ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको बस आंसर ही नहीं लिख देना है। ठीक है, अभी चलो देखते हैं क्या करने को पूछा है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम, एंड यूक्लिड्स एल्गोरिथम कब अप्लाई होता है? जब दो नंबर हमारे पास है सच एज a is greater than b, then we can write a is equal to bq plus r, where r ranges from 0 to b। r का वैल्यू 0 के साथ में इक्वल है एंड उससे बड़ा है, लेकिन b से छोटा है। ये आपका क्या हो जाता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, लिखना जरूरी नहीं है, आई जस्ट टोल्ड यू फॉर रिवाइजिंग। आंसर आपको कैसे शुरू करना है, मैं जैसे आंसर शुरू करती हूँ। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके आपका जो HCF निकालने का तरीका है उसको हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो इधर आपका a कितना हुआ? 7344, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है दैट इज द डिविडेंड, दैट इज द a। b कितना होता है? 1260। ओके, फिर अभी हम कौन सा क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन में जो दिया है यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ये लिखना एसेंशियल है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिखने से मार्क कट जाएगा, लेकिन जो जरूरी होता है वो जरूरी होता है बाबा, क्योंकि इधर दिया हुआ है ना आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करके करो, देन यू हैव टू राइट इट। ओके, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है? 7344 को वी विल राइट इन अ वे जैसे कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 1250 इंटू 5 प्लस उसको डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर हमको ये आता है 1044। ठीक है, 7344 को वी कैन राइट एज द सम ऑफ टू टर्म्स। एक टर्म आपका है 1260 इंटू 5 प्लस दूसरा है आपका 1044, तो रिमाइंडर आपका कितना आया? 1044। जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हमको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो फिर नेक्स्ट आपका डिविडेंड कौन सा नंबर हो जाएगा? 1260, एंड डिवाइजर कौन हो जाएगा? 1044। सो दिस इज 1044 इंटू 1 प्लस इधर आपका रिमाइंडर आएगा कितना? 216, 216। सो व्हाट्स द रिमाइंडर हियर? 216। अभी भी ये 0 नहीं हुआ है, सो आई हैव टू कंटिन्यू। ओके, so now your new dividend becomes 1044 and new divisor becomes 216। so this is 216 into 4 plus इधर आपका रिमाइंडर आएगा 180, तो r becomes 180। ठीक है, still not 0, so we have to continue। that is 216 is equal to 180 multiplied by 1 plus 36। इधर भी रिमाइंडर इज नॉट 0, सो दिस इज 180 इज इक्वल टू 36 इंटू 5 प्लस 0। 36 के साथ में 5 मल्टीप्लाई करने से आई गेट 180, तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हो गया उसी लाइन में आपका जो डिवाइजर था, या फिर उसके पिछले लाइन में, उसके एकदम पहले वाले लाइन में जो आपका रिमाइंडर था दैट विल बी योर HCF। ठीक है, फिर इधर उन्होंने स्टेप की मार्किंग कैसे की हुई है? ये जो एंटायर चीज मैंने लिखा इसके लिए दे हैव अलॉटेड 1.5 मार्क्स एंड फॉर द आंसर दे हैव अलॉटेड हाफ मार्क्स। सो दिस इज हाउ योर 2 मार्क्स आर डिवाइडेड। ये जो पूरा स्टेप आपको लिखना है उसके लिए यू विल गेट 1.5 मार्क्स, एंड फॉर द आंसर इटसेल्फ, जैसे मैंने आपको बोला था कि आंसर के लिए आपके पास में 1 मार्क या हाफ मार्क होते हैं नॉर्मली, इधर बस आंसर के लिए आपके पास में हाफ मार्क है। ठीक है, सी द क्वेश्चन,
so that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. क्वेश्चन वापस से बोल देती हूँ. So that every positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. ये क्वेश्चन उन्होंने स्ट्रेट एनसीईआरटी से पिक किया हुआ है. ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में है, आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में क्लास 10 का. दिस क्वेश्चन इज देयर इन द एग्जाम्पल्स. तो क्वेश्चन में क्या है कि हमको ये प्रूव करना है कि आपको कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आप ले लो, वो सबको यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 और 4q plus 3 जहाँ पे q इज एनी इंटीजर. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. लेट अस टेक a is any positive odd integer. ठीक है, a को मैं एक रैंडम एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेती हूँ एंड b I'll take b as 4. तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा I can write a is equal to 4 times q plus r, जहाँ पे r का वैल्यू हमको पता है, r का वैल्यू 0 एंड b के बीच में रहता है एंड q इज योर क्वोशंट. ठीक है, तो इधर वैल्यू ऑफ r कितना आएगा? अगर r का वैल्यू b से छोटा है और 0 के साथ में इक्वल है एंड उससे बड़ा है, तो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ r? 0 1 2 3. तो अगर मैं ये r का वैल्यू हमारे ये जो लाइन में पुट करूं, a इज इक्वल टू, a का कितने वैल्यूज आएंगे? a इज इक्वल टू 4q फर्स्ट नंबर, क्योंकि 4q प्लस 0 होता है, 0 को हमको नहीं लिखना है, 0 ऐड करो तो आंसर 4q ही आएगा. सेकेंड वन you will get 4q plus 1. Third number, third value of 0 you will get 4q plus 2. Third value of a, okay, the fourth value of a you will get 4q plus 3. तो ऐसे हमको a के 4 वैल्यूज मिलेंगे. ये लाइन आपको will give you 1 mark. ठीक है, अब तक के लिए ये जो आपने लिखा, these are some very essential informations to be written, क्योंकि ये सब नहीं लिखने से आप इसके आगे नहीं कर पाओगे. सो अप टू दिस यू विल गेट 1 मार्क्स. ठीक है, दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन एज आई टोल्ड. सो अप टू दिस यू विल गेट 1 मार्क. तो नेक्स्ट क्या आएगा? a का इधर 4 वैल्यू है, बट लेकिन a का ये जो दोनों वैल्यू है, a इज इक्वल टू 4q एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, दीज आर इवन नंबर्स, राइट? क्योंकि एनी इंटीजर यू टेक, उसके साथ में आप 4 मल्टीप्लाई करो, आप इधर ऑड लो या फिर इवन लो, उसके साथ में 4 मल्टीप्लाई करो, आपका नंबर हमेशा इवन ही आएगा. सेम वे में आप 4 मल्टीप्लाई करके उसके साथ में 2 ऐड करो तो भी आपका इवन आएगा. और मैंने इधर क्या अज्यूम किया है? a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. तो अगर a ऑड इंटीजर है, उसको हम ऐसे इवन इंटीजर के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं. सो आई कैन राइट, since a is odd, it cannot be written in the form of 4q और 4q plus 2, क्योंकि हमने assume किया है a is any positive odd integer, so we cannot write it in the form of 4q or 4q plus 2 because these two are even. Hence a, which is any positive odd integer, can be expressed in the form, और क्या क्या बचा? ये दोनों तो इवन हो गए, फिर बचे क्या? 4q plus 1 and 4q plus 3. So it can be written in the form 4q plus 1 और 4q plus 3. ठीक है, ये दोनों will give you half marks. You have to prove that जो a का 4 वैल्यू हमको मिला है, उसमें से 2 वैल्यू कैंसिल आउट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि these two are even numbers. तो ऑड इंटीजर को वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर्स. ठीक है, तो जो ऑड वैल्यू हमको देते हैं उनको ही हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एन ऑड इंटीजर. तो दिस विल गिव यू हाफ मार्क एंड दिस लाइन
जहाँ पे यू राइट दैट ये दोनों एक्सक्लूड हो गए क्योंकि ये दोनों इवन थे, तो बाकी जो दोनों वैल्यू हमारा ए का बच गया, दैट इज 4q + 1 एंड 4q + 3. तो any positive odd integer a that I have taken can be expressed in the form of 4q + 1 and 4q + 3. So this answer alone will give you half marks. तो ये आपके 2 mark के distribution भी हो गए. This is 1 half and half. This is your 2 marks. And I hope question आपको समझ में आया. This question is straight from the NCERT. Okay. Let's go to the next question. Question is, write the smallest number which is divisible by 306 and 657. This question is again picked from NCERT but not the direct question. ऐसा ही एक question है but ऐसे form में नहीं है. You will get the same numbers in the form of another question. That's why I have mentioned the source as NCERT, but this is an indirect question from NCERT. So I have written the question again. Write the smallest number which is divisible by 306 and 657. इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, कोई एक सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं बाय 306 and 657 एंड वी विल गेट द रिमाइंडर 0, क्योंकि डिविजिबल है तो रिमाइंडर आपका ऑब्वियसली 0 आएगा ही. तो जो भी नंबर होगा वो दो नंबर इन दोनों का मल्टीपल होगा, दैट विल बी अ कॉमन मल्टीपल, and as it is said the smallest, it will be the least common multiple, that is LCM. ठीक है. So how do I write it? The smallest number which is divisible by 306 and 657 is also the same number which is the LCM of 306 and 657. तो अभी हमको पता चल गया हमको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो जो फाइंड आउट करना है उसके लिए आई एम गेटिंग 1 मार्क. ठीक है. सो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस लाइन. जो जहाँ पे जो लाइन के लिए आई एम टेलिंग यू कि यू विल गेट मार्क्स, वो लाइन आप स्किप मत करो. बट डजंट मीन आप कोई एक्स्ट्रा लाइन लिखो भी नहीं, वैसा नहीं होता. यू हैव टू राइट द आंसर इन अ कम्प्लीटली फुल फ्लेजेड वे, जिसको देख के आपका एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाए दैट यू आर अ वेरी सॉर्टेड एंड वेरी neat and clean child. Okay, so I got here I have to find out the LCM. तो LCM हम फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, but I'm not going to the factorization of it. I'll tell you using the Euclid's division lemma. LCM नहीं, HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा में. तो LCM कैसे निकालूं फिर? That is product of two numbers divided by HCF. वो मैंने आपको बताया था. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय आपका HCF. तो फिर प्रोडक्ट कितना हुआ इनका, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय द नंबर विच इज द HCF ऑफ 306 एंड 657. ठीक है, ये हमको करना है, लेकिन अभी तक हमको HCF पता नहीं है, तो आई विल फाइंड आउट द HCF. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करूँगी? हियर आई एम डूइंग इट यूजिंग द Euclid's division algorithm. That is 306 into 1 plus you get the remainder as 45. So write the remainder 45. Now 306 is equal to 45 into 6 plus 36. ठीक है, so R gives you 36. Sorry, R is 36. Now 45 is your new dividend and 36 is your new divisor. So that is 1 plus 9. 36 into 1 plus 9. R आपका कितना आया? 9. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आपका न्यू डिविडेंड कौन बन जाता है? 36. So now I can write this as 9 into 4 and the remainder you get is 0. So आपका HCF कितना आया? 9. यही नंबर. तो अगर मुझे इधर HCF मिल गया तो अभी ऐसे मैं पुट करके I can find out the LCM. ठीक है, तो फिर LCM कितना हुआ? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय HCF 9. ठीक है, तो फिर if I cancel out this 9 and 306 I'll get 34. So now this becomes 34 into 657 and आपका आंसर आता है कितना? 22,338.
and for this all entire steps I get 1 mark. So here are your mark distribution. आपको LCM लिखने के लिए itself you will get 1 marks. देखो एक लाइन में ही आपको 1 मार्क मिल जाते हैं, कितना ईजी है. फिर बाकी आपको LCM फाइंड आउट करने से, उसका आंसर निकालने से you will get the other 1 mark. ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही. We will continue with the next questions and we will also see the 3 mark questions in another part of the video. Till then, you can tell me in the comment section whether you like my video and whether you need any modification or not. But at the end, do not forget to share and subscribe my channel, because if you subscribe more and if you share it with your friends, then that will in turn encourage me to continue making all these videos. So till then, happy learning. Thank you.